नमस्कार। आज हम गुजरात लैंड रेवेन्यू कोड के कुछ बेहद ज़रूरी हिस्सों को समझने वाले हैं। देखिए, यह कोड गुजरात में ज़मीन से जुड़े शासन की एक तरह से पूरी रूल बुक है। और हाँ, जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए इस सवाल पर गौर करते हैं कि आखिर किसी की जमीन पर उसके अधिकार को लीगली मतलब कानूनी तौर पर पक्का और सुरक्षित कैसे किया जाता है। इसी एक बड़े सवाल का जवाब गुजरात लैंड रेवेन्यू कोड के अलग-अलग सेक्शंस में छिपा हुआ है। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि ये अधिकारों की गारंटी है। तो हमारी आज की चर्चा का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है सोशल जस्टिस। इस कोड का एक बहुत बड़ा मकसद समाज के सबसे कमजोर वर्गों की रक्षा करना है, और इसकी सबसे अच्छी मिसाल हमें देखने को मिलती है आदिवासी भूमि अधिकारों की सुरक्षा में। आइए देखते हैं कि सेक्शंस 73 से 79A ये काम करते कैसे हैं। देखिए, इन सभी सेक्शंस के पीछे एक ही मूल सिद्धांत है: आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों को दिए जाने से रोकना। इसे कहते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम एलियनेशन, यानी अलगाव से सुरक्षा। सोच कर देखिए, अगर कोई बाहरी व्यक्ति किसी आदिवासी किसान को लालच देकर उसकी जमीन खरीदने की कोशिश करे, तो ये कानून उस किसान के लिए एक ढाल की तरह काम करता है, ताकि उसकी लाइवलीहुड, उसकी आजीविका का स्रोत उससे छिन न जाए। अच्छा, इस कानून की सबसे खास बात यह है ना कि ये एक किले की तरह प्रोटेक्शन की कई लेयर्स बनाता है। पहली लेयर है सेक्शन 73, जो जमीन को नॉन ट्राइबल्स को ट्रांसफर करने पर रोक लगाती है। दूसरी लेयर सेक्शन 73A ये पक्का करती है कि जमीन का ट्रांसफर सिर्फ ट्राइब के अंदर ही हो। तीसरी 73A उस जमीन पर खेती के अलावा कोई और काम करने से रोकती है। और आखिरी और सबसे मजबूत लेयर है सेक्शन 79A, जो इलीगल कब्जा करने वालों को फौरन हटाने की ताकत देती है। इसे कहते हैं समरी इविक्शन, मतलब कलेक्टर बिना लंबी कानूनी लड़ाई के कब्जा करने वाले को तुरंत हटा सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस मजबूत किले का पहरेदार कौन है? वो हैं कलेक्टर। इस कोड के मुताबिक किसी भी रिस्ट्रिक्टेड जमीन के ट्रांसफर के लिए कलेक्टर की लिखित मंजूरी, जिसे कहते हैं प्रायर रिटन परमिशन, वो एकदम मैंडेटरी है। उनकी ये मंजूरी एक खास चाबी की तरह है, जिसके बिना आदिवासी जमीन से जुड़ा कोई भी सौदा हो ही नहीं सकता। और यही बात कलेक्टर को आदिवासी भूमि की सुरक्षा में सबसे अहम अधिकारी बनाती है। चलिए अब अपने दूसरे पिलर की ओर बढ़ते हैं, भूमि अभिलेख यानी लैंड रिकॉर्ड्स। अधिकार अभिलेख, या जिसे अंग्रेजी में हम रिकॉर्ड ऑफ राइट्स या ROR कहते हैं, उसे हर जमीन का एक ऑफिशियल रिपोर्ट कार्ड या पहचान पत्र समझा जा सकता है। तो सेक्शन 135B के मुताबिक इस रिपोर्ट कार्ड में होता क्या क्या है? जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें मालिक का नाम मतलब ओनरशिप, अगर कोई किराएदार है तो उसकी जानकारी यानी टेनेंसी, जमीन पर कब्जा किसका है यानी ऑक्यूपेंसी, कोई सरकारी बकाया जैसे टैक्स वगैरह मतलब लाइबिलिटीज, और जमीन पर कोई पाबंदी जैसे कि ये आदिवासी भूमि है यानी रिस्ट्रिक्शंस। ये सब कुछ इसमें दर्ज होता है। अब जब सारी जानकारी एक जगह है, तो जमीन के बारे में कोई कंफ्यूजन रहता ही नहीं, और भविष्य में होने वाली झगड़ों की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। लेकिन ये रिकॉर्ड्स इतने पावरफुल क्यों हैं? क्योंकि कानून इन्हें बहुत शक्ति देता है। इनकी जो सर्टिफाइड कॉपी होती है, वो अदालत में एक पक्के सबूत की तरह मानी जाती है। इसे कहते हैं एविडेंशियरी वैल्यू। जब तक कोई इसे गलत साबित ना कर दे, रिकॉर्ड को हमेशा सही माना जाता है। यह है प्रिजम्पशन ऑफ करेक्टनेस। और हाँ, इसमें हुए किसी भी बदलाव को अपडेट करने की एक पूरी फॉर्मल प्रोसीजर है, जिसे म्यूटेशन प्रोसेस कहते हैं। जैसे अगर कोई अपनी जमीन बेचता है, तो नए मालिक का नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करने की इसी प्रक्रिया को म्यूटेशन कहते हैं। तो हमने अधिकार और उनके रिकॉर्ड को समझ लिया। अब आते हैं तीसरे पिलर पर, वो मशीनरी जो इस कानून को जमीन पर लागू करती है। ये हिस्सा बताता है कि रेवेन्यू ऑफिसर्स मतलब राजस्व अधिकारी अपना काम कैसे करेंगे, ताकि नियम सही तरीके से और बिना भेदभाव के लागू हों। देखिए, किसी भी अच्छे सिस्टम के लिए एक क्लियर चेन ऑफ कमांड बहुत जरूरी है। सेक्शन 88 ठीक यही काम करता है। ये सभी राजस्व अधिकारियों को कलेक्टर के अधीन रखता है, जिससे पूरे राज्य में शासन एक जैसा और डिसिप्लिन रहता है। ये कोड बहुत ही समझदारी से दो तरह की जांच के बीच एक बैलेंस बनाता है। एक है फॉर्मल इंक्वायरी यानी औपचारिक जांच। ये बड़े और पेचीदा मामलों के लिए होती है, जैसे मान लीजिए दो गांवों के बीच जमीन की सीमा का कोई बड़ा विवाद हो। इसमें पूरी अदालती कार्यवाही की तरह सबूत दर्ज किए जाते हैं।
दूसरी तरफ है समरी इंक्वायरी, मतलब संक्षिप्त जांच, जो छोटे मोटे मामलों को जल्दी निपटाने के लिए है, जैसे किसी के छोटे से टैक्स बकाया का मामला हो। ये तेजी से होती है, पर इसमें भी न्याय के सिद्धांतों का पूरा ध्यान रखा जाता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और चौथे पिलर पर, अपील और रिवीजन प्रोसेस। इसे आप इस पूरे सिस्टम का सेफ्टी नेट कह सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि किसी अधिकारी का फैसला सही नहीं है, तो ये प्रक्रिया गलती सुधारने का और न्याय पाने का एक और मौका देती है। तो ये अपील का रास्ता होता कैसा है? सबसे पहले एक तय समय के अंदर किसी अधिकारी के फैसले के खिलाफ अपील फाइल की जाती है। फिर जो ऊपरी अधिकारी होता है, जैसे कलेक्टर या राज्य सरकार, वो मामले की सुनवाई करता है। सुनवाई के बाद वो या तो पुराने फैसले को सही ठहरा सकता है, उसमें कुछ बदलाव कर सकता है, या उसे पूरी तरह पलट सकता है। और इस दौरान पुराने आदेश को लागू करने पर रोक भी लगा सकता है, जिसे स्टे ऑर्डर कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जब तक अपील पर आखिरी फैसला नहीं आता, निचले अधिकारी के आदेश को लागू नहीं किया जा सकता। इस पूरी प्रक्रिया में सेक्शन 211 सबसे खास है। ये राज्य सरकार को यह अधिकार देती है कि वो किसी भी मामले के रिकॉर्ड्स को मंगाकर खुद जांच कर सकती है, ताकि ये पक्का हो सके कि न्याय हुआ है। इसे पावर ऑफ रिवीजन भी कहते हैं। मान लीजिए सरकार को लगता है कि कलेक्टर के किसी फैसले में कानून की कोई बड़ी गलती हुई है, तो वो इस पावर का इस्तेमाल करके उस फैसले को सुधार सकती है। ये एक तरह से आखिरी चेक एंड बैलेंस है। तो चलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। की टेकअवेज क्या हैं? पहला, ट्राइबल लैंड। इसमें सोशल जस्टिस के लिए कलेक्टर की भूमिका पर ध्यान देना है। दूसरा, लैंड रिकॉर्ड्स। ये लीगल क्लैरिटी और अच्छे गवर्नेंस के लिए बेहद जरूरी हैं। तीसरा, ऑफिसर प्रोसीजर्स, जो सरकारी ताकत और न्यायपूर्ण प्रक्रिया में संतुलन बनाती हैं। और चौथा, अपील्स एंड रिवीजन, जो अकाउंटेबिलिटी और कानून के राज की गारंटी हैं। ये चार बातें एकदम पक्की कर लेनी है। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना जरूरी है। आज जैसे जैसे गुजरात में मॉडर्न डेवलपमेंट हो रहा है और ज़मीन का इस्तेमाल बदल रहा है, वैसे में ये 100 साल से भी ज़्यादा पुराना कोड तरक्की और सुरक्षा के अपने मूल कर्तव्य के बीच संतुलन कैसे बनाए रख सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के एडमिनिस्ट्रेटर्स और पॉलिसी मेकर्स को ढूंढना होगा।